तो यू आर अगेन वेलकम इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ हम लोग फिर उसी टॉपिक को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ एक वेक्टर है, हमने देखा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ओ से और पी एक लाइन है जिस पर पी पर एक एरो हेड दिया गया है। इसको हेड वेक्टर का हेड और इसको वेक्टर का टेल बोलते हैं। और यह है इसको रिप्रेजेंट किए हैं एफ वेक्टर के द्वारा। तो इसको हम एफ वेक्टर बराबर इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको ओ पी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ओ पी एक लाइन है जिसमें वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ओ से पी की तरफ है। तो इसलिए एफ वेक्टर को हम ओ पी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मोड ऑफ ओ पी वेक्टर लेंगे तो यह इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। और ओ पी कैप जो है, जैसा हम बताए थे कि वेक्टर के ऊपर कैप लगा देने से वह यूनिट वेक्टर को शो करता है। और यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक, तो ये केवल डायरेक्शन को बताने के लिए इसका यूज होता है यूनिट वेक्टर का। यहाँ पर ओ पी कैप का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वह ओ से पी की तरफ है। और इसी चीज़ को एफ वेक्टर बराबर मोड एफ इंटू एफ कैप लिख सकते हैं। यहाँ एफ कैप जो है ओ पी कैप के बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसी तरह मोड ऑफ एफ जो है वह ओ पी के मोड ऑफ ओ पी के इक्वल है। तो इस तरह से भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वह किस तरह से, दो वेक्टर है अगर दिया हुआ है तो उसके बीच में अगर हमको एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर हमने F1 लिया और एक F2 लिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि F1 वेक्टर के टेल को और या F2 वेक्टर को, दोनों के टेल को बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए मिला देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया एक F1 वेक्टर एक F2 वेक्टर, इन दोनों को हमने दोनों के टेल को मिला दिया यहाँ पर। बिना ना F1 का डायरेक्शन चेंज करेंगे ना F2 का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इसके बीच में जो छोटा एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, स्मॉलेस्ट एंगल, वह यहाँ दो एंगल बन रहा है। एक ये थीटा बन रहा है और एक यहाँ ये वाला एंगल बन रहा है। तो जो सबसे छोटा एंगल होगा, छोटा वाला जो एंगल होगा, उसको हम लोग वेक्टर का एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये थीटा जो है यह F1 और F2 के बीच में एंगल बन रहा है। इसी चीज़ को हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो इसको एक लाइन से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ F2 वेक्टर बिना डायरेक्शन इसका चेंज किए हुए F1 को लिया। अब F2 को अगर हम पीछे कर देते ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। और इसको अगर F1 को उसी लाइन के लोग अगर पीछे खींच दे तो ये हेड और हेड के बीच में भी एंगल बन रहा है। तो हेड और हेड के बीच में भी जो सबसे छोटा एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहेंगे। जैसे ये देखो, ये टेल और टेल हो गया और यहाँ हेड और हेड। तो हमने अगर वेक्टर को शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ, जैसे F2 को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आया और F1 को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आया बिना इसका ओरिएंटेशन, माना बिना इसका एंगल चेंज किए हुए, तो हेड और हेड के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वह भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा। माने छोटा एंगल, स्मॉल एंगल। यहाँ दो एंगल बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है एक छोटा बन। तो छोटा एंगल जो होगा उसको हम लोग वेक्टर्स का बीच का एंगल बोलेंगे। यहाँ हमने दे दिया है कि थीटा मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर लाइन, जब जो वेक्टर है हम उसके अलोंग एक लाइन खींच दे दोनों, जैसे ये वेक्टर है, देखो F1 वेक्टर के अलोंग हमने ऐसे लाइन खींचा ऐसे, और F2 वेक्टर के ऐसे लाइन खींच दे, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल बन रहा है वह वेक्टर का एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच में एंगल को निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं वेक्टर एडिशन।
को कैसे हम लोग निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ एक वेक्टर ए वेक्टर है और यहाँ पर एक बी वेक्टर, दोनों डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको हम अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, तो जो इन दोनों का जो ऐड करने पर a प्लस बी जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस बी, या लिख सकते थे a प्लस बी इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये इसका अल्फ़ाबेटिक फॉर्म हो गया, माने लेटर के रूप में लिखने पर। अब हम इसको डायग्राम के रूप में जोड़ते कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें जो हमको ए वेक्टर में बी को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को लेंगे, ठीक, बिना उसका डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ए वेक्टर ले लिया है, उसका बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, और ए वेक्टर के हेड पर जो सेकेंड वाला वेक्टर यहाँ हमारा बी है, बी को जोड़ना है। तो इसके हेड पर हम बी का टेल को रख देंगे, तो बी के टेल को यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, ए के टेल से बी के हेड को मिलाते हैं, ए के टेल से बी के हेड को मिलाएंगे, तो जो हमारा वेक्टर प्राप्त होगा वह जो होगा, वह वेक्टर जो होगा वह इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो हम यहाँ इस फिगर में हमने ए वेक्टर को ओ पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया, मतलब ओ पी वेक्टर भी लिख सकते हैं वेक्टर को। उसी तरह बी वेक्टर को हमने पी क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और यहाँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम के रूप में हमें ये लाइन जो है, ये वाला लाइन ये शो कर रहा है उसके रिजल्टेंट वेक्टर को। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट में इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को, और ये एरो का डायरेक्शन जो है माने वो सिर्फ क्यू की तरफ यह इसका डायरेक्शन शो करेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में रिजल्टेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर हमारे किसके बराबर है, ओ पी वेक्टर के बराबर है, और तथा पी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर हमारा पी क्यू वेक्टर के बराबर है, प्लस पी क्यू वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा प्राप्त हो रहा है ओ क्यू वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर। तो हमारा रिजल्टेंट जो है ओ क्यू वेक्टर के बराबर है। तो जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं डायग्रामेटिकली, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट निकाल लेते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब जो है अगर हम इसका वैल्यू निकालें, अगर ए और बी का वैल्यू मान लो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम आर का जो हमारा रिजल्टेंट आर प्राप्त हुआ या ओ क्यू वेक्टर जो प्राप्त हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोसेस करते हैं, और तब ट्रायंगल का जो रूल्स होता है, ट्रायंगल्स का रूल्स का यूज करके हम लोग इस लेंथ को ओ क्यू के लेंथ ओ क्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इसको अब निकालने के लिए हम आगे देखते हैं, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, हम देखते हैं इसको निकाल कर। इसके लिए हमें थोड़ा डायग्राम का हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको ये एंगल के बीच में जो वेक्टर के जो होता है उसका एंगल मालूम होना चाहिए। तो ये मान लेते कि दो ए और बी के बीच में जो एंगल है वह थीटा है। तो देखो ये हमने बताया था कि टेल से और टेल के बीच में जो एंगल होता है, जो छोटा एंगल होता है, उसको हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर को। तो इस वेक्टर को जो ए वेक्टर अगर इसको आगे बढ़ा दें इसके लाइन के लो, तो ये जो है टेल यहाँ पर आ जाएगा और बी का टेल यहाँ पर। तो ये जो एंगल होगा ये अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, ठीक। इसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। देखो ये मतलब ए वेक्टर ऐसे हो गया
और ये बी वेक्टर है, तो ये ऐसे शो कर दिए। तो ये जो एंगल है थीटा कहलाएगा, जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट, इसी को ऐसे अगर आगे बढ़ा दे तो ये क्या करेगा, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेल टू टेल या हेड टू हेड करेंगे तो ये थीटा, ये छोटा एंगल है, छोटा वाला एंगल जो होता है टेल के बीच में, और या हेड और हेड के बीच में जो छोटा एंगल होता है उसको हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहते हैं। तो ये हमने थीटा मान लिया। अब हमको ये इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोसेस हमको लेना होगा। तो हम फिर से इस फिगर को बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक नया फिगर खींचते हैं। जैसे ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। इसको ओ के द्वारा इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, और ये जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है यह हमारा ओ क्यू है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमने बताया कि ये जो एंगल होगा वह थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसका नाम हमने रख दिया एम। अब हम इसमें यह परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये 90 डिग्री है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल ओ एम क्यू क्या है, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। तो इसे हम ओ क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अब ओ क्यू तो हम निकाल लिए, लेकिन हम इसको ए और बी के फॉर्म में निकालना और थीटा के फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए फिर हम प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग देखें ट्रायंगल पी क्यू एम में अगर हम निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी एम बाई पी क्यू होगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा पी एम बाई पी क्यू। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एम बाई पी क्यू। पी एम बाई पी क्यू तो इसे हम वैल्यू पी एम का निकाल लेते हैं। तो पी एम बराबर हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। पी एम बराबर क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा। और अगर इसमें हम देखें साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्यू एम बटा पी एम हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा, हाँ साइन थीटा अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्यू एम या एम क्यू, इसको लिखे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के रूप में रहते हैं, एम क्यू बटा पी क्यू। तो इससे हम एम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाई एम क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा एम क्यू इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। तो ये निकल गया हमारा पी क्यू साइन थीटा। तो
एम क्यू का वैल्यू निकल गया, पी एम का वैल्यू निकल गया। अब हम देखते हैं इस फार्मूला में, देखें ओ एम और एम क्यू। तो यहाँ पर अब फिगर में हम देखो, ये जो ओ एम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ से लेकर एम तक की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एम ज्योमेट्री के अनुसार। तो हम लिख देंगे उस, और ओ पी पी एम आदि जो भी है उसका वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, इससे ओ क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग रखते हैं हमारा जो इक्वेशन है उसमें ओ एम, और ये हमारा इक्वेशन है 1, इसको मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। और इस प्रकार से जो है हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे होता है। इस पार्ट को अब मिटाने के बाद ही हम आगे देख पाएंगे कि क्या होता है। तो हमने ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल का गुण के अनुसार, अब देखिए यहाँ हमारा फार्मूला क्या है, ओ क्यू जो है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू शो कर रहा है, ओ क्यू ये वाला, ओ से क्यू तक। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस मेथड के द्वारा हम केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है उसको लिखते हैं। तो ओ क्यू बराबर हमारा है, ओ क्यू बराबर √अंडर ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब इसका जो हमने वैल्यू निकाला है उसको लिख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा √, ओ एम का वैल्यू देखो। अब हमारा यहाँ देखो ओ एम बराबर क्या है, ओ एम बराबर है ओ पी प्लस पी एम। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ओ एम बराबर ओ पी प्लस पी एम, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब हम सभी वैल्यू, ये सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इस वैल्यू को हम लोग रख कर देखते हैं। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा, √, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी इंटू पी एम प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो अब सारा वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो हम इसको रख लेते हैं और कैलकुलेट कर देखते हैं कि क्या आता है। तो ओ पी का वैल्यू जो है, ओ पी हमारा ए के बराबर है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये ओ पी का वैल्यू हमने रख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस पी एम का वैल्यू देखो, पी एम का वैल्यू हमारा आया है पी क्यू कॉस थीटा। पी एम का वैल्यू पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, मतलब ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह यह एम क्यू जो है, एम क्यू बराबर है पी क्यू साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो इन सब का वैल्यू हम लोग रखते जाते हैं। तो पी एम का वैल्यू हमारे पास है बी कॉस थीटा, ना बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना खुला है ना कहीं बी कॉस थीटा और 2 इंटू ओ पी का वैल्यू देखो, ओ पी ए के बराबर है गुने पी एम जो है हमारा, पी एम का वैल्यू हमने निकाला है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और प्लस एम क्यू का वैल्यू हमने बी साइन थीटा के रूप में निकाला है, तो बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने सारे वैल्यू रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म को एक साथ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो बराबर आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हो गया। और वो की क्या है हमारा ये 2a और b का रिजल्टेंट वैल्यू है। तो r बराबर हो जाएगा इतना। ये हमारा फार्मूला डेवलप हो गया। अब हम लोग रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बनाता है ये भी निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर, यहाँ पर देखो ये आर है, ये हमारा रिजल्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर वो रिजल्टेंट है। तो हम इस ए वेक्टर से ये वेक्टर का टेल है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का टेल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको अगर हम अल्फ़ा मान लें, अल्फ़ा, ठीक, तो ये आर और ए के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है और हमको यह अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो हम फिर ट्रायंगल के रूल्स का यूज करेंगे। तो हम इस बड़े वाला ट्रायंगल जो है OMQ में, उसमें अगर हम tan अल्फ़ा लिखें, जैसे tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा MQ डिवाइडेड बाई OM। MQ डिवाइडेड बाई OM और MQ बाई OM बराबर कितना था OP प्लस PM। तो OP प्लस PM। अब इस सब का वैल्यू रख दो। तो MQ का वैल्यू है B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OP का वैल्यू A है और फिर PM का वैल्यू B कॉस थीटा, PM का वैल्यू B कॉस थीटा। तो इससे हम देखो ये निकाल लिए tan अल्फ़ा, इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। तो इससे हम एंगल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो रहने देते हैं।